नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लॉ अनलिमिटेड में स्वागत है। आज मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस प्रोसीडिंग के लिए गाइडलाइंस दी हैं, जिसे अब हर कोर्ट को अपने कोर्ट में लागू करनी पड़ेंगी, चाहे वो सीआरपीसी 125 की प्रोसीडिंग हो, चाहे वो सेक्शन 24 और सेक्शन 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट हो, और चाहे वो डीवी एक्ट हो। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा कि ये गाइडलाइंस किस केस में आई है। तो दोस्तों, ये जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा के केस में आई हुई है। इस जजमेंट को समझने के लिए हम इसे चार भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला है क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। दूसरा है डेट फ्रॉम विच मेंटेनेंस टू बी अवॉर्डेड। तीसरा है एफिडेविट के बारे में। और चौथा और आखिरी पार्ट होगा हमारा जजमेंट का। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं इन सभी पार्ट्स को। सबसे पहले क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं जिसे कोर्ट किसी भी मेंटेनेंस प्रोसीडिंग को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला सुनाते हैं। पहला है एज एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ पार्टीज। दूसरा है राइट टू रेसिडेंस, जो कि हम ज्यादातर डीवी प्रोसीडिंग में देखते हैं। तीसरा है कि क्या वाइफ की कोई इंडिपेंडेंट इनकम है। चौथा मेंटेनेंस ऑफ माइनर चिल्ड्रन। और पांचवा है सीरियस डिसेबिलिटी और इल हेल्थ ऑफ पार्टीज। अब सबसे ज्यादा जो कंट्रोवर्सी होती है वो इस बात को लेकर होती है कि मेंटेनेंस किस डेट से दिया जाए। डेट ऑफ एप्लीकेशन से, डेट ऑफ ऑर्डर से, या डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से। अलग अलग राज्यों की अलग अलग कोर्ट ने हर बार अलग अलग फैसले सुनाए। इसी कंट्रोवर्सी को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट पास किया कि अब हर मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में कोई भी मेंटेनेंस ऑर्डर डेट ऑफ एप्लीकेशन से दिया जाएगा, ना कि डेट ऑफ ऑर्डर से और डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन से। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी कोर्ट के सामने वो ये कि पार्टीज कभी भी अपने इनकम और लायबिलिटीज की सही जानकारी नहीं देते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेटरी किया है कि अब हर मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में दोनों ही पार्टीज को, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, दोनों को अपनी एफिडेविट ऑफ इनकम एंड लायबिलिटीज कोर्ट में देनी होगी। और ऐसा ना करने पर उनके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर भी पास किए जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस एफिडेविट ऑफ इनकम एंड लायबिलिटीज में क्या क्या हमें देना होगा। तो हमें देना होगा इनकम टैक्स रिटर्न 1 ईयर प्रायर टू मैरिज, 1 ईयर प्रायर टू सेपरेशन, और जब मेंटेनेंस की एप्लीकेशन दी गई हो। बैंक स्टेटमेंट में हमें लास्ट 3 सालों के हर अकाउंट के अपने बैंक स्टेटमेंट भी देने होंगे। अब हमारा जो आखिरी पार्ट है वो जजमेंट का। मैं आपको पहले ही जजमेंट के कुछ पार्ट्स बता चुका हूं, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर ब्रीफ में इसे देख लेते हैं। पहला जो इसमें ऑर्डर है कि ये कि अब सारे मेंटेनेंस एप्लीकेशन में ऑर्डर डेट ऑफ एप्लीकेशन से दिए जाएंगे। दूसरा ये कि हर बार वाइफ अलग अलग कोर्ट में अलग अलग प्रोसीडिंग्स में मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल कर देती थी, और उसे दोनों ही जगह में मेंटेनेंस मिल जाता था। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था की कि आपको कहीं भी अगर कोई मेंटेनेंस ऑर्डर मिलता है तो आपको दूसरे कोर्ट को ये बताना होगा जहां आपकी मेंटेनेंस एप्लीकेशन पेंडिंग है। यानी कि अगर आपको 125 सीआरपीसी में कोई भी ऑर्डर मिल जाता है, और अगर आपने वो अलग एप्लीकेशन डीवी एक्ट में भी लगाई है, या आपने 24 और 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में भी कोई एप्लीकेशन दी है, तो आपको वहां बताना होगा, और कोर्ट उसे ध्यान में रखते हुए एडजस्ट और सेट ऑफ कर सकता है। तीसरा, अब हर पार्टीज को अपनी एफिडेविट ऑफ इनकम एंड लायबिलिटीज हर मेंटेनेंस प्रोसीडिंग में देनी ही पड़ेगी, और अगर कोई पार्टी ऐसा नहीं करती तो उनके खिलाफ एडवर्स ऑर्डर पास किए जाएंगे। चौथा और आखिरी पार्ट है इस जजमेंट का इन्फोर्समेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर और डिक्री ऑफ मेंटेनेंस, जो कि अंडर सेक्शन 28A ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है, सेक्शन 20 ऑफ द डीवी एक्ट, सेक्शन 128 ऑफ सीआरपीसी एज मे बी applicable. The order of maintenance may be enforced as a money decree of a civil court as per the provision of Civil Procedure Code, more particularly section 51, 55, 58, 60, read with order 21. दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।